नमस्कार, कंज्यूमर्स किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है हर महीने के किराए से छुटकारा मिल जाए। और इन दिनों बड़ी तादाद में लोग होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं, जबकि होम लोन पर लगातार ब्याज दरें आसमान छू रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से हर साल लोग घर खरीद रहे हैं, खासकर मिलेनियल्स जो अपनी पहली कमाई से घर खरीदने का सपना देखते हैं। उनका मानना है कि उन्हें टैक्स की छूट के साथ साथ लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन का भी लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे ये कहे कि अपना घर खरीदने से बेहतर किराए पर रहना है, तो आपको सुनकर हैरानी होगी। लेकिन सच यही है और इसका कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है। जो हम आज ये शो कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि कैसे अपना मकान पड़ता है महंगा, और अगर आप अपना मकान खरीदने का मन बना ही चुके हैं तो कैसे एक एसआईपी से आप मकान के ब्याज की भरपाई कर सकते हैं। वहीं एसआईपी का चलन भी भारत में तेजी से बढ़ रहा है, जहां 10 साल में लगभग 12% रिटर्न मिलना तय है। तो अब सवाल हम आज के शो में ये उठा रहे हैं कि घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है। घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना बेहतर है? ब्याज दरें बढ़ने पर कैसी रणनीति बनानी चाहिए? घर खरीदें या एसआईपी करें, किसमें मुनाफा है? होम लोन के साथ क्यों करें एसआईपी की शुरुआत? कैसे उठाया जाए घर खरीदने पर टैक्स का लाभ? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हर्ष टुंगटा, फाउंडर रफी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एलएलपी, पंकज कपूर एमडी और फाउंडर लियासिस फोरास, अश्विंदर आर सिंह सी रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, वरुण गुप्ता होल टाइम डायरेक्टर आशियाना हाउसिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बारीकी में मैं जाऊं उससे पहले थोड़ा सा जमीनी हकीकत जो है वो मुझे समझनी है। पंकज जी, आप ही से पूछूंगी, कितनी डिमांड बढ़ी है घर खरीदने की? अगर मैं इस पूरे साल की बात करूं और जिस तरह से रिपोर्ट्स भी हमें पढ़ने को मिल रही है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर घरों की डिमांड यहां पर निकलती हुई आ रही है। जो पेंडिंग यूनिट्स थे वो तो निकले ही निकले हैं, लेकिन नई डिमांड भी उभर कर आ रही है। कितनी सच्चाई है इसमें, अगर इसमें आप कोई आंकड़ा डाल सकें तो? देखिए, अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी सेल्स जो है 17% बढ़ गई और ये हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। तो 60 सिटीज का जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसमें करीब 4 लाख यूनिट की सेल दिख रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछले साल से 17% ज्यादा है। तो और इसमें पहले 2 क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। सेकेंड क्वार्टर के अंदर, मतलब जो कैलेंडर ईयर के पहले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ थी, उसके बाद तीसरे क्वार्टर में आते आते थोड़ा सा डिक्लाइन था 2% का, और वो इम्पैक्ट था होम लोन की दरों के ऊपर बढ़ने से। जो एक फेंसिटर्स थे उन्होंने थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस अप्रोच लिया, तो थोड़ा सा 2% 3% का टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज दोनों जगह पे रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन दिखाई दिया। और उसके बाद दिवाली और इस वक्त के पीरियड में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख रहा है, बट मॉडरेट इम्पैक्ट है। बट इन दोनों क्वार्टर के इम्पैक्ट के होने के बावजूद जो कैलेंडर ईयर दिख रहा है, वो कैलेंडर ईयर इस वक्त ग्रोथ पे दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत तो लेटर हाफ पे जो है थोड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में जिस तरीके की सेल्स दिखी, उससे लग रहा है कि ये पूरा साल जो है हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। सारे शहरों में, स्पेशली मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, पूना, अहमदाबाद, ये जितने भी शहर हैं, यहाँ पे भी घरों की खरीदारी में तेजी आई। कुछ एक मार्केट है जहाँ पे रिकवरी पूरी तरह नहीं हुई है, जिसके अंदर आपको चेन्नई दिखाई देगा। एनसीआर के अंदर भी ग्रोथ होती हुई सेल्स में दिखाई देगी, लेकिन इन्वेंट्री जो है, जो मार्केटेबल है, वो बहुत लिमिटेड है। काफी हद तक जो इन्वेंट्री है वो स्टोर्ड में वहां पे अटकी हुई है। न्यू लॉन्चेस भी आने चालू हुए। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली 1 लाख यूनिट पर क्वार्टर की रफ्तार से न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। तो सेल्स एज वेल एज दोनों न्यू लॉन्चेस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही है। तो
तो यहाँ पर ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो आपको आने वाले वक्त में भी बरकरार ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हर्ष, मुझे अब आपसे समझना है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लोन की डिमांड को लेकर अब बात करनी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग घर खरीद रहे हैं और साथ ही जो बढ़ती ब्याज दरें हैं उसका हर्ष लोगों की जेब पर कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आशियाने की प्लानिंग कर रहे हैं और घर खरीद भी रहे हैं। क्या मैं सही हूं? और अगर मैं सही हूं तो ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ है और आप इसको कैसे भांप रहे हैं? इसमें दो चीजें हैं कि जो लोन है वो एक इनपुट है। वो सिर्फ, और लोन का कॉस्टली होना, अगर आप नया घर खरीदने वाले हैं तो जब लोन की रेट बढ़ जाती है तो फॉर द सेम इनकम के लिए आपका लोन एलिजिबिलिटी कम हो जाता है। बिकॉज सपोज अगर बैंक आपके इनकम के 40% अलाउ करती है एज एन ईएमआई, अब आपकी इनकम 100 रुपए है, 40 रुपए ईएमआई अलाउ करती है बैंक और उसके हिसाब से लोन रिकैलकुलेट होता है। तो जब ब्याज की दरें बढ़ेगी तो 40 रुपीज के अंदर लोअर लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका लोन एलिजिबिलिटी घट जाता है अगर आपकी इनकम सेम है तो। दिस इज थियरी, ये थियरी में है। अब एक्चुअल में ये होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो एक तो बैंकों को भी ये बिजनेस करना है और होड़ लगी हुई है बिजनेस करने की, तो वो 40% से बढ़ा के उसको 45% कर देती है। तो एलिजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट्स के। और अगर इन्वेस्टर और जो घर खरीद रहा है अगर उसे इंटरेस्ट है तो वो महंगा ब्याज होने के बावजूद उसे खरीद लेगा। और जो आंकड़े पंकज ने दिए उससे तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड है। ये एक बार मतलब ऑब्वियस है कि डिमांड दो चार चीजों से अफेक्ट होती है। लोन इंटरेस्ट रेट एक है, बट उससे ज्यादा इम्पैक्ट है प्राइसेस। अगर प्राइसेस हाउसिंग की बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से डबल वैमी हो जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ने से भी डिमांड थोड़ी इम्पैक्ट होती है जैसे कि पंकज ने कहा, और अगर इंक्रीज हो जाती है रेट्स ओवरऑल तो डबल वैमी होगी, तो डिमांड अफेक्ट डेफिनेटली हो सकती है। डबल वैमी का एनालिसिस मैं वरुण से लूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि इस साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक आखिर कितना महंगा हुआ है आपका होम लोन। ग्राफिक्स के जरिए हम ये जानकारी दर्शकों को देना चाहते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो जनवरी में आपको 6.75% की ब्याज दर से 38,018 रुपए की ईएमआई देनी पड़ी थी। लेकिन अब अगर 50 लाख रुपए का होम लोन आप लेते हैं तो लगभग 9% की ब्याज दर के साथ आपको 44,986 चुकाने होंगे। यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक होम लोन की ब्याज दर में 2.25% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते 50 लाख के अमाउंट पर आपकी जो ईएमआई है जनवरी से लेकर अब तक 6,968 रुपए बढ़ गई है। वहीं अगर 20 साल की अगर हम बात करें तो जनवरी की होम लोन यानी ये जो ब्याज दर है वो 50 लाख का लोन अगर आप लेते हैं तो 20 साल में आपको कुल 41,24,368 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ता है। और अगर आप 50 लाख का होम लोन लेंगे तो 20 साल में आपको 57,96,710 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी कि 16,72,342 रुपए ज्यादा। ये तो था होम लोन का एक आंकड़ा जिसके आधार पर हम ये अब समझ सकते हैं कि जनवरी से लेकर अब तक बढ़ती हुई ब्याज दरें जो हैं आपकी जेब पर कितनी मार डाल रही हैं, कितना असर कर रही हैं। तो वरुण, एक तो ये आंकड़ा हमने दिखाया जहां पर ईएमआई का बोझ बढ़ा है, और अब जो डबल वैमी की बात कर रहे थे हर्ष, बताएं आपका क्या व्यू है? मैम ऐसा देखिए, इम्पैक्ट ऑफ होम लोन रेट्स ऑन ईएमआई विल बी देयर, बट मैं ये भी पूछना चाहूंगा जनवरी और दिसंबर में लोगों की सैलरीज में क्या इम्पैक्ट आया है? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के कारण लोगों की सैलरीज भी बढ़ी हैं, तो वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। और दूसरा, अगर मैं 8 साल का 10 साल का घर का वैल्यू खरीद लूं, जैसे 2014 में जब एक बार इंटरेस्ट रेट वापस इंक्रीज होना चालू हुआ था और एक साइकिल पे हिट किया था, वहां से आप 8 साल के घर के प्राइसेस लीजिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैच करिएगा
consumer price index would be higher than the home price at that point of time. तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो होम प्राइसेस अब भी कंज्यूमर इन्फ्लेशन से भी कम इंक्रीज हुए हैं ओवर द लास्ट 8-10 years. A lot of this increase in housing prices have also been a very catch-up environment that you're seeing in a couple of years. और मेरे हिसाब से ये थोड़े टाइम के लिए साइकिल अभी चलेगी. आई हैव अ व्यू लॉन्गिश बुल साइकिल. मैं पहले भी इटरेट करता रहा हूँ कि रियल एस्टेट की साइकिल सप्लाई साइड ड्रिवन है रादर देन डिमांड साइड ड्रिवन है. एंड सप्लाई साइड कंप्रेशन रियल एस्टेट में मल्टी ईयर से सप्लाई साइड हैज बीन कंप्रेसिंग. डेवलपर्स कम होते गए हैं, डेवलपर्स की बैलेंस शीट्स में स्ट्रेस रहा है, डेवलपर्स के पास फंडिंग अवेलेबिलिटी कम है, लॉन्चेस बहुत कम हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब फिर लॉन्चेस आना चालू हुए हैं, बट जो साइकिल है वो सप्लाई साइड में बहुत अभी भी बहुत कम है. एंड मैं दूसरी चीज एक जरूर हर्जी को काउंटर करना चाहूंगा. एक चीज हमारे बिजनेस में और या रियल एस्टेट में इन शॉर्टर टेन्योर्स increasing prices can actually lead to increasing demand. A lot of fence sitters who are waiting to buy a flat start buying flats when prices increase as compared to deferring their purchase. And I think that cycle will still continue going forward. वरुण, इसके पीछे क्या समझाइश होगी? मैम ऐसा है, देखिए रियल एस्टेट में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन बाइंग रियल एस्टेट इन जनरल इज देयर इज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी. कोई भी फ्लैट आज के दिन हमारा खरीदता है वो कहीं ना कहीं घर में रह रहा है. उसका ये नहीं है कि बेघर हो गया, आज घर खरीदना है या घर में शिफ्ट होना है. एज कम्पेयर टू लेट्स से इफ यू हैव टू बाय टूथपेस्ट या सोप, आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, यू गो बाय अनदर पीस ऑफ टूथपेस्ट. रियल एस्टेट डज नॉट वर्क लाइक दैट. रियल एस्टेट आर लॉन्ग बाइंग साइकिल्स. तो लोगों के सेंस ऑफ अर्जेंसी जब भाव बढ़ते हैं, जो लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल से इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे कि घर खरीदे ना खरीदे, जब भाव बढ़ते हैं दे स्टार्ट बाइंग more and more apartments. It's unfortunately behaves like that because real estate is both an investment product and a consumption product at the same time. It's one of those odd things like that. It behaves in both ways. So increasing prices in the shorter term actually lead to increasing demand and vice versa. And I think that cycle will continue playing out for a long period of time right now because of the supply crunch that had come in, which is leading to increase in prices across the board. डिमांड आप थोड़ी सी लंबी रुकती हुई देख रहे हैं. अश्विंदर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, ठीक है लोग घर खरीद रहे हैं लेकिन साथ में लोग रेंट पर भी रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि भारी भारी ईएमआई उनको देना मंजूर नहीं है. तो वैसे तो ये सवाल मुझे हर्ष से बाद में पूछना भी है, हम विस्तार से इस पर काम भी करेंगे. लेकिन अश्विंदर ये समझाए कि मौजूदा हालात में जहाँ डिमांड इतनी बहुत बढ़िया है, कुछ तबका ऐसा भी है जो रेंट पर रहना पसंद कर रहा है. क्या फायदेमंद होगा हमारे लिए घर खरीद लेना जहां कीमतें भी ऊंची हैं, ब्याज दरें भी ऊंची हैं और रेंट भी देखा जाए तो वैसे बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी शायद आपकी ईएमआई से कम होगा. क्या कहेंगे? थैंक यू कविता. सी अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको एक बैंगलोर का पर्सपेक्टिव देता हूं कि आज की डेट में बैंगलोर में अगर किसी को घर रेंट पे लेना है उसको रेंट पे मिल ही नहीं रहा है. घर रेंट काफी बढ़ गए हैं. द इंक्रीज इन रेंट इज 20% इफ द इंक्रीज इन ईएमआई इज 10%. अगर आपने मई में ईएमआई ली थी 7% पे और अगर आप अभी 9% पे हैं तो अगर 2% की रेपो रेट इंक्रीज के ऊपर आपकी ईएमआई 9 से 10% बढ़ी है. रेंटल इंक्रीज जो है हैज बीन अराउंड 30 to 40%. इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द रेंटल इंक्रीज जो है वो 30-40% हो चुका है. दैट मीन्स कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है. बिकॉज कैपिटल वैल्यू बढ़ रही है इसलिए रियल एस्टेट जो है इस समय एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, स्पेशली विद द कैपिटल मार्केट्स बीइंग वेरी चॉपी. कैपिटल मार्केट्स के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आया है, अभी दोबारा ऊपर हो गई है बिकॉज इंडिया इज परफॉर्मिंग बेटर देन रेस्ट ऑफ द ग्लोब. अभी ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद मैं बार बार बोलता हूं, अगर हम रेंट वर्सेस बाय की बात करते हैं इस समय द होल डायनेमिक्स कविता बहुत चेंज हो रहा है. मैं खुद कई बारी
एनालिसिस करके दे चुका हूं कि यू नो रेंट के अपने फायदे हैं. Buying a home is also a personal security reason. You have to buy a home, especially Indians. रोटी कपड़ा मकान, it is one of the important aspects. लेना पड़ता है. बट इस समय रेंटल जो यील्ड है बैंगलोर के अंदर 4 से 5% की है. बॉम्बे में अच्छी सोसाइटीज में 4 से 5% की है, which has gone up from 2%. During COVID, the rental yields had dropped to 2%. So 2% से अगर 5% हो गई है तो the rental yield in terms of percentage जो है वो डबल से ज्यादा बढ़ चुकी है. और आपकी ईएमआई सिर्फ 10% से बढ़ रही है. और होम लोन कंपनीज अभी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसके कारण आपका ईएमआई आउटफ्लो वो इनिशियली जो है वो मैनेज करवा कर दे रहे हैं. दूसरी चीज, बिकॉज बाइंग टुडे लुक्स अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव देन टेकिंग ऑन रेंट, इज कि जिसने घर खरीदने का सोचा हुआ है उसने डाउन पेमेंट की तैयारी की हुई है. हम लोग ये भूल जाते हैं, हम ईएमआई की बात करते हैं, 23,000 की ईएमआई 25,000 हो जाएगी, 10% का आपका आउटफ्लो हो जाएगा. यू हैव टू मैनेज फॉर दैट. बट अगर जिसने डाउन पेमेंट की तैयारी की हुई है तो डाउन पेमेंट कलेक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है देन द ईएमआई. तो अगर डाउन पेमेंट कलेक्टेड है और वो फर्स्ट टाइम बायर है या अपग्रेड बायर है, वो घर खरीदेगा ही खरीदेगा क्योंकि वो उसकी जरूरत है. वो एक सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी है. इट इज, एज वन ऑफ माय फेलो कलीग्स सेड, इट इज बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. ओवरऑल द डायनामिक्स इन इंडिया सीम टू बी बेटर. ग्लोबली इंडिया इस समय बेटर ऑफ है. जितने हम जॉब ले ऑफ्स देख रहे हैं वो इंडिया के अंदर कम है जो आईटी कंपनीज कर रही हैं, बाहर ज्यादा है. और रेंटल यील्ड क्योंकि बढ़ गई है, रेंटल आउटफ्लो बढ़ रहा है, इसलिए लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर वो रेंट पे बैठे हुए थे और अगले साल का रेंट अगर 10% बढ़ना ही है तो ठीक है, 10% तो रेंट बढ़ेगा मेरा, उससे अच्छा है कि मैं ईएमआई ले लूं. बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. द फियर इज कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता रहा, क्योंकि 10 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, अभी 9% है. अभी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 1% का गैप है बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर है. अगर हम 20 से 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज और देखते हैं, सो पीपल आर आल्सो फेयरिंग कि अगर दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरी ईएमआई और बढ़ जाएगी. सो यू माइट सी अ पेंट अप डिमांड एंड दैट इज व्हाई आप ये देखेंगे कि पीपल, लोगों ने अपनी डाउन पेमेंट की तैयारी की हुई है, रादर देन स्टेइंग ऑन रेंट एंड गिविंग हायर रेंट, वो बोलेंगे डाउन पेमेंट लो और एक घर खरीदो और कोशिश करो कि वो रेडी टू मूविंग घर हो. इसीलिए न्यू प्रॉपर्टीज भी चलेंगी और रीसेल प्रॉपर्टीज के अंदर भी बहुत तेजी आई है. बिकॉज H1 ऑफ करंट ईयर, द ओवरऑल सेल्स, जो टॉप 7-8 शहरों की ओवरऑल सेल्स है, दे आर 2 times ऑफ लास्ट ईयर H1. सो इस समय द डायनेमिक्स ऑफ बाइंग इवन बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट थोड़ा पलड़ा भारी है कि आपको इस समय घर खरीदना चाहिए रादर देन रेंट पे लेना चाहिए. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा. मेरे ख्याल से लोग जो है शायद इस बात को समझ भी रहे हैं. एक जो रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है, पंकज जी शायद विस्तार से आप इस पे बात करना चाहें, कैपिटल एप्रिसिएशन का बहुत बढ़िया मौका लोगों को दिख रहा है और इसीलिए भी जो है लोग खरीदारी करने से बिल्कुल चूक नहीं रहे हैं. और जैसा कि अश्विंदर भी कह रहे थे, फोमो हो जाता है, उनको लगता है कि फिर ये मौका उनके पास आएगा ही नहीं कभी भी. क्या आप भी ऐसा कुछ भाप पा रहे हैं? और अगर आप देखिए, क्योंकि 2016 से ज्यादातर शहरों में प्राइसेस स्टैटिक था और उस पीरियड में इनकम बढ़ी और प्राइस में ग्रोथ नहीं थी, और उस कैपिटल वैल्यू कंप्रेस होने की वजह से आपको रेंटल यील्ड भी बढ़ती हुई दिखी. और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक प्राइस की प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट रेंटल यील्ड होती है. अगर रेंटल यील्ड आपकी 3%, 3.5% से ऊपर है तो प्राइस में प्रोडक्टिविटी होती है. एक नॉमिनल एप्रिसिएशन आपको रियल एस्टेट के अंदर 9% का मिलता है. तो अगर आप यील्ड को और नॉमिनल, और अगर यील्ड 3% की है और 9% का नॉमिनल एप्रिसिएशन अगर रियल एस्टेट में होता है, अगर 3% की यील्ड होती है तो 12% का रिटर्न हो जाता है ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर. तो ये एक पर्सपेक्टिव दिखता है और ये मुझे दिखाई दे रहा है हर शहर के अंदर. ये नहीं कहूंगा कि हर जगह बैंगलोर जैसी, बैंगलोर आपकी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल सिटी है ऑन द हम लोगों ने एक स्टडी भी किया था जिसके अंदर हमने देखा कि हाउस परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 बैंगलोर पे आता है, क्योंकि उसकी रेंटल यील्ड अच्छी है. और ऐसा नहीं है कि कुछ ही एक सेगमेंट में अच्छी है, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिटी जो है वहां आपको रेंटल यील्ड अच्छी दिखाई देती है. उसके अलावा आपके पास इंदौर है, टायर 2 सिटीज है, राजकोट है, इन सब शहरों का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बहुत ही अच्छा है. कुछ एक शहर जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे रेंटल यील्ड कम आती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कैपिटल एप्रिसिएशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है. वो कुछ हद तक
फंडामेंटली करेक्ट नहीं होता है, वहां पे थोड़ी स्पेकुलेटिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे ये कैपिटल वैल्यू के एप्रिसिएशन का एक मेजर रीजन ये है कि रेंटल यील्ड कम है, इसलिए प्राइस में प्रोडक्टिविटी दिख रही है और वो बढ़ रही है। सबसे ज्यादा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इस वक्त हैदराबाद में, उसके बाद एनसीआर में, और बाकी शहरों में भी अभी वाई बेसिस पे 6 से 7% के लेवल पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जरूरी है कि कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, और कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से कुछ हद तक नॉट ओनली एंड यूजर बट कुछ इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन आपको आता हुआ रियल एस्टेट के अंदर दिखाई दे रहा है, और ये कारण है कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे अभी हर्ष के पास बहुत सारे सवाल लेके जाने हैं क्योंकि लोगों की ईएमआई की उनको प्लानिंग करनी है, लेकिन उससे पहले मैं वरुण से एक सवाल लेना चाहती हूं, क्योंकि वरुण मुझे अब ये समझना है कि लोग किस तरह के घर खरीद रहे हैं। अब इतनी खरीदारी अगर हो रही है तो लोगों की पसंद क्या है, उनकी बाइंग की टिकट प्राइस क्या है। हमने देखा एक तो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने ऐसे घरों को पसंद किया खरीदना जहां पर उनके पास एक अलग से वर्क स्पेस उन्हें मिले, बनावट में ही, घर के बनावट में ही मिले। क्या वो चलन बरकरार है? क्या कोई ऐसे ऑफ बीट शहर भी हैं जहां पर अचानक से डिमांड बढ़ गई है और लोगों ने भर भर कर वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है? इन्वेस्ट ही नहीं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी वो वहां पे मूव हो गए हैं। क्या दिखाई दे रहा है ट्रेंड में? मैम, ऐसा किन शहरों में तो मेरे को कमेंट करना मुश्किल होगा। वी आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी सिटी। में भी पंकज थोड़ा बेटर उस पे फ्लेवर डाल सकेंगे, पास लेकर जाऊंगी, पर आपके अनुभव में जो भी है आप बताएं। मेरे हिसाब से एक चीज जो जरूर दिख रहा है कि लोगों को बड़े घर चाहिए। अच्छा। और एंड मेरे को ये कोविड से कम, हम हर व्यक्ति को जितना बड़ा घर मिल सके उतना बड़ा घर चाहिए होता है। एंड द रीजन बड़े घर खरीदे जा रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी हाई है। जैसे पंकज ने पहले कहा, 2016 से रेट अभी तक बढ़े नहीं थे। लास्ट अब 12-18 महीने में इस सेल प्राइस इंक्रीज करी है। द सेक्टर वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, एक्सेस सप्लाई था, वो खत्म हो गया है। लोगों की सैलरीज बढ़ गई हैं, तो अभी भी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी लेवल्स आर स्टिल वेरी वेरी गुड। जो जिस टाइप का होम प्राइस टू एनुअल इनकम रेशियोज आज के दिन मिल रहा है, इस इतना लो होम प्राइस टू एनुअल इनकम रेशियोज प्रोबेबली कभी इंडिया में नहीं रहा है। पीपल आर बाइंग बिगर एंड बिगर फ्लैट्स। हमारे एवरेज साइज ऑफ फ्लैट्स हैव इंक्रीज बाय 10 to 15% across most markets. 3-bedroom flats are more in demand as compared to 2-bedroom. Even 4-bedroom flats are also a lot in demand. The size of the flats have increased. So people are just wanting better, I think better products. Even quality of construction has gone up, quality of materials have gone up. लोगों को अच्छी चीज और बड़ी चीज चाहिए आज के वक्त। चलिए, अब लोगों की ईएमआई का बंदोबस्त करते हैं, उसको चुकाने का, और एसआईपी उसके एवज में शुरू करने का बंदोबस्त कैसे किया जाए, इसकी प्लानिंग करते हैं। हर्ष, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, एक एक करके जवाब दीजिएगा आप। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि घर खरीदना भारतीयों का सपना होता है, बहुत बड़ा सपना होता है। पारंपरिक तरीके से हर्ष हम सब जानते हैं और तमाम पैनलिस्ट बता चुके हैं कि घर की खरीदारी ऐसी होती है जो बहुत सोची समझी होती है। ठीक है, उनके पास पैसे होते हैं और हालांकि लोन लेते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि चुकाने की कितनी क्षमता है या नहीं, वो उतना वो फैक्टर इन करके रखते हैं। ठीक है, अब मुझे आपसे ये समझना है कि अभी अगर आप इस रेट पर ईएमआई एक डाल रहे हैं, आप होम लोन ले रहे हैं और उसकी वजह से आपको ईएमआई चुकानी भी पड़ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अगर अपनी ईएमआई को भरने की कोशिश कर सकते हैं तो वो करें, और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप एसआईपी उस राशि की या उससे थोड़ी सी कम अमाउंट की एसआईपी शुरू कर दे ताकि इस होम लोन की भरपाई में आपको सहायता हो जाए कुछ सालों के बाद। हर्ष, तो अब ये चॉइस है आपके पास आज की तारीख में। अगर जितना आप ईएमआई चुकाना है उससे ज्यादा थोड़ा भी पैसा है आप, तो या तो उसको आप रीपेमेंट के लिए यूज करें। अगर आप रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जितना ब्याज का रेट है उतना रेट से बेनिफिट होगा और आपका जल्दी चूक जाएगा। दूसरा तरीका जो कि बहुत सोशल मीडिया में चर्चित है कि उसको आप इन्वेस्ट करें। और अब उसमें एक बेसिक अजम्पशन है। बेसिक अजम्पशन ये है कि वो उस इन्वेस्टमेंट से जो गेन मिलेगा वो ब्याज की दर से ज्यादा होगा। ये एक बेसिक अजम्पशन उसमें है। अब वो अजम्पशन सही है नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता,
बट ओवर लॉन्ग टर्म, अब वो नॉर्मली वो अजम्पशन होता है कि उसको इक्विटी में डालेंगे, और ओवर लॉन्ग टर्म इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, डबल डिजिट्स भी है, 11% भी है, 12% भी है, इवन इंडेक्स फंड्स में। तो वो अजम्पशन है, उस अजम्पशन को अगर आप मानते हैं तो ऑब्वियस है कि आप लोन चुका रहे हैं 8% पे, एडिशनल पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है 11-12 पे, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा रादर देन लोन को अर्ली रिपेमेंट करने में। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये जो 11-12 है, रिटर्न और रिस्क, ये इसमें एकदम चोली दामन का साथ है। तो अगर आप हायर रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, उसमें हायर रिस्क है। क्या आप में ये क्षमता है कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए उससे कम देखें? अगर वो क्षमता है तो ही उस रास्ते जाएं। अगर वो क्षमता नहीं है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपना ईएमआई बढ़ा दीजिए, अगर आपके पास वो कैपेसिटी है और एडिशनल सेव करने की, और उस रेट पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर, ये एक जादू की पुड़िया नहीं है। इसको सोच समझ के पेशेंट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अगर ये पेशेंट इसके साइड इफेक्ट्स सहन कर सकता है तो ये इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता तो ही मच बेटर ऑफ, ये तो एकदम फुल प्रूफ है कि आप अपना लोन जल्दी चुका दीजिए, तो उसका उतना एटलीस्ट इंटरेस्ट आपका सेव हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, समय भी लगभग खत्म ही हो गया है, तो एसेट क्लासेस की हम बात करते हैं, रियल एस्टेट है, मार्केट है, ठीक है, दोनों को मैं कंपेयर करना चाहूँ, कहाँ मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए निवेश करने का? हर्ष। तो मैं अगेन ये कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते। आपने रेंट और बाई की भी बीच में बात करी। मेरे ख्याल से जो लोग घर खरीद रहे हैं उसमें से अगर आप सर्वे करें कि कितने लोगों ने रेंट वर्सेस बाई कैलकुलेटर किया है, तो मेरे ख्याल से वो इट विल बी अ राउंडिंग ऑफ नंबर। लोग घर खरीदते हैं चूंकि समाज में ये एक धारणा है कि सक्सेसफुल आदमी घर, अपने घर में रहता है, चाहे उस घर का लिए उसे बहुत बड़ा लोन लेना हो। लेकिन अगर आपने अपना घर नहीं खरीदा, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, तो आज का जनरेशन शायद इस सोशल एक्सपेक्टेशन को पार जा सकता है, और बहुत लोग शायद जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये सोशल एक्सपेक्टेशन बना रहेगा, तो कितने भी हम रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेटर्स बना लें, कुछ भी हम फाइनेंशियल दिखा दें कि रेंट मेक्स सेंस, मतलब कैपिटल गेन कितना होता है वो तो वरुण जी ने बताया है कि ओवर 10 इयर्स इन्फ्लेशन जितना भी प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी उतना ही हुआ है। उसके बावजूद घर लोग खरीदेंगे, और इसलिए खरीदेंगे कि समाज ये चाहता है कि आप घर खरीदो, और अगर आपने अपना घर नहीं खरीदा तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं मानता। और ये कॉस्ट, छत अपनी होनी चाहिए और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से आपको खुद का घर खरीदना चाहिए, ये एक पारंपरिक सोच है। लेकिन बात कुल मिलाकर यही है कि मौका भी है, भले ही ब्याज दरें बढ़ रही हैं और आने वाले कुछ समय तक शायद हम इनको बढ़ता हुआ भी देखें, उसके बावजूद घरों की डिमांड, घरों की खरीदारी की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यही है कि अगर आप घर खरीदने का मन बना भी रहे हैं तो एक बढ़िया सी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कर लीजिए, और उसके बाद ही आप सोचें समझें कि आप कितनी ईएमआई अफोर्ड कर पाएंगे और क्या अपने निवेश को भी बरकरार रख पाएंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।